और सरकार जो है उनके चरण धो रही है, उनके चरण पर पखार रही है। और 5,000 करोड़ तो उसकी शादी में खर्च हुआ और पता नहीं हजारों करोड़ रुपया सरकार ने भी खर्च किया। ये जो है, चूँकि ये जो चमचमाती सड़कें हैं ना, ये कनॉट प्लेस वाले, इनको ये बनाना है, बस्तियों को उजाड़ करके लोगों को सड़क पर उतार देना है। अब जैसे वहाँ खैबर पास की जो बस्ती इन्होंने उजाड़ा है, और वो ब्रिटिश काल की चीज़ें हैं। आज वो कह रहे हैं कि वो अवैध है। भाई, आप 47 में आज़ादी मिली और 47 से पहले से जो लोग रह रहे हैं, आप उनको कैसे उजाड़ सकते हैं। लेकिन जो खैबर पास में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, वो तो सारे ही दलित हैं, ज़्यादातर दलित हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं। तो उनको कोई ये कहता है कि ये जो है ये लोग जो है कोई विदेशी घुसपैठी हैं। उन्होंने नौकरियां तो ऐसे ख़त्म कर दी। आप क्रीमी लेयर बना दो, कुछ भी लेयर बना दो, नौकरियां तो है नहीं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार अतिक्रमण के नाम पर एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही है, पके पकाए मकान जो है दिल्ली के अंदर तोड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा खैबर पास, जो कि सिविल लाइन का एक पोश इलाके में बसी हुई बस्ती है, उसको किस तरीके से एक नोटिस देने के बाद पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया। उसके बाद कई सवाल यहाँ पर उठ रहे कि आखिरकार देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो आखिरकार इस तरीके से अगर उजाड़ दिया जाएगा तो देश के अंदर जो विकास की बात की जा रही है, जो 2047 की बात की जा रही है, सपना दिखाया जा रहा है, वो कैसे हकीकत में होगा, और विकसित भारत का जो सपना लगातार दिखाने की कोशिश की है वो कैसे पूरा होगा। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सर मुन्ना जी हैं, जो एक मजदूर संगठन से जुड़े हैं। सर, पहले तो आप लोग जो यहाँ पर मजदूर संगठन की बात कर रहे हैं, गरीब संगठन, जो गरीब है, मजदूर हैं, किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली के अंदर भी एक के बाद एक बुलडोजर कार्यवाही होती नजर आ रही है, और पूरी तरीके से बसे बसाए घर जो है, सालों से बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया जा रहा है। देखिए, जो है ना, ये इनके विकास का जैसे होता है ना, हर चीज़ का एक उसका दूसरा पहलू भी होता है। इनके विकास का एक ये भी पहलू है कि ये लोग देश को, संसाधनों को अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भी जीने के थोड़ा बहुत साधन थे गरीबों, मेहनत कशों के, मजदूरों के, किसानों के, उसको उजाड़ दिया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण 12 जुलाई को अनंत अंबानी की शादी में दिखा, कि जिसमें दुनिया भर के जो है मेहमानों को बुलाया गया, और सरकार जो है उनके चरण धो रही है, उनके चरण पर पखार रही है। और 5,000 करोड़ तो उसकी शादी में खर्च हुआ और पता नहीं हजारों करोड़ रुपया सरकार ने भी खर्च किया। इसका अभी डाटा नहीं है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई, ये वाकई में ये कारपोरेट की सरकार है। ये सरकार हमेशा ये बात करती है देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन इस देश में क्या जो हिंदुत्व की बात करने वाले जो संगठन हैं, हिंदू धर्म के जो है, जो लोगों को जो मानने वाले लोग हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व की बात करती है, उनके हितों की बात करती है, तो इस देश के अंदर जो वर्किंग क्लास है वो भी तो हिंदू है मेजोरिटी में। आप जो है उसके अधिकार को क्यों खत्म कर रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार 2047 की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि यदि एक तरफ विकसित भारत, तो क्या इस तरीके से बस्तियां उजाड़ने से, इस तरीके से कॉलोनियां उजाड़ने से ही विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा हो सकता है? ये उनका असल में, इन्होंने वोट लेने के लिए जनता को गुमराह किया, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत। और ये जो है, चूँकि ये जो चमचमाती सड़कें हैं ना, ये कनॉट प्लेस वाले, इनको ये बनाना है, बस्तियों को उजाड़ करके लोगों को सड़क पे उतार देना है। अब जैसे वहाँ खैबर पास की जो बस्ती इन्होंने उजाड़ा है, अब वो 32 एकड़ रकबे में फैली हुई है। वो ब्रिटिश काल में कभी जो है आर्मी का कैंप हुआ करती थी। वहाँ पर जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी थे, चाहे वो धोबी समाज के लोग हों जो प्रेस करते थे, या झाड़ू पोछा लगाने वाले जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इसी तरीके से कुछ छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे। जब आर्मी कैंप गया तो जो है उन्होंने कहा कि भाई आप लोग रहो, और वो ब्रिटिश काल की चीज़ें हैं। आज वो कह रहे हैं कि वो अवैध है। भाई, आप 47 में आज़ादी मिली और 47 से पहले से जो लोग रह रहे हैं,
आप उनको आप कैसे उजाड़ सकते हैं एक मिनट में? आप उनके पुनर्वास की भी बात नहीं कर रहे हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो कहें आप रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी घुसपैठी यही हैं। बात कही जा रही है ना कि माइग्रेटेड है, पाकिस्तान से आए हुए जो उस समय पाकिस्तान के लोग थे यहीं रह गए, इस तरीके की बात ही सुनने को मिल रही है। नहीं नहीं, इनके लिए ये बात जो है ना गलत है। ये जो है, चूँकि जब देश का बंटवारा भी हुआ तो ये मौका दिया गया था हिंदू कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को ये दिया गया मौका कि आप पाकिस्तान जाना चाहते जाओ, हिंदू के लिए नहीं था। और इसी तरह पाकिस्तान में जो है हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनको कहा गया था कि आप जो है अगर भारत जाना चाहते हैं तो आप जाइए, जो है सेकुलर देश है, वो हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं। तो वहाँ से जो लोग आना चाहते थे आए, जो यहाँ से मुसलमान लोग जाना चाहते थे गए। मुसलमानों ने, बड़ी आबादी ने कहा कि हमारा ये सेकुलर देश में हमारा यकीन है, हम यहीं पर रहेंगे, तो वो यहीं पर रहे। लेकिन जो खैबर पास में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, वो तो सारे ही दलित हैं, ज़्यादातर दलित हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं। तो उनको कोई ये कहता है कि ये जो है ये लोग जो है कोई विदेशी घुसपैठी हैं, तो ऐसा तो अभी इन्होंने कहा नहीं है। अगर कोई कहता है तो ये गलत है और इसका हम आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सरकार हिंदुत्व के नाम पर आई, हिंदू को बचाने की बात पे आई, अब जिस तरीके से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए हिंदुत्व का नारा पकड़ा गया था और हकीकत कुछ और है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है देखिए, ये हमेशा ऐसा होता रहा है कि चूँकि आप एक इतनी बड़ी आबादी में आप कुछ लोगों को देश का संसाधन दे दें, सौंप दें, तो असंतोष बढ़ेगा। उस असंतोष को दबाने के लिए आपके पास उसी जनता में, देश की जो है आवाम है, उसको आप दो हिस्सों में बांट देते हैं, हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं, और उससे भी आपका जो है पेट नहीं भरता है तो आप सवर्ण और दलित में बांट देते हैं। और आप जो है लगातार जो है इस तरह के जो है आप ऐसा, ये फांसीवादी एक राजनीति है जिसको कहा जाता है, जिसको हिटलर ने शुरू किया था, जिसको मुसोलिनी ने शुरू किया था, जिसको जापान का ताजो ने शुरू किया था। और ये वो भी उस समय, अगर आप 1920 के काल की बात करेंगे, 1930-40 की बात करेंगे, तो उस समय वो लोग भी देश के कारपोरेट की सेवा करते थे और जनता को जो है बांटने के लिए फांसीवादी राजनीति करते थे, हिंदू मुसलमान की, यहूदी और जो है मुसलमान की बात करते थे। तो आज जो है ना, जो मोदी भी हैं, वो इसी तरह के आदमी हैं, वो फासिस्ट आदमी हैं। और अभी श्रीलंका का एग्जाम्पल है कि जो शेख हसीना है, ये भी विकास की बात, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, ये भी विकास की बात करती थी। इनकी मोदी से काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको नकार ही नहीं दिया, बल्कि उनको भगा दिया, वहाँ से तख्ता पलट कर दिया। एक बात यहाँ समझने की है, जिस तरीके से आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, SC/ST OBC के जो आरक्षण को लेकर कोटे की बात कर रहे हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि इस तरीके की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है जहाँ पर दलित रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं। क्या यहाँ पर एक कोशिश हो रही है उस समाज को पूरी तरीके से और पीछा करने की, उस समाज को पूरी तरीके से ख़त्म करने की, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है, उसको वोट नहीं देता है? देखिए, एक चीज़ हो गई है ना आज की तारीख में, पिछले 47 सालों में, 77 सालों में, एक ये हुआ कि जो अपर जातियाँ थी, वो खुद ही आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई और आज शहरों में वो मजदूरी कर रही हैं। अब पहले दलित मजदूर ही थे, तो दलितों के बीच में और जो कमज़ोर हुआ है आर्थिक रूप से, जो पिछड़ा जातियां हैं या सवर्ण जातियां हैं, तो उनका भी एक बड़ा हिस्सा टूट करके मजदूर बन गया। अब इनके बीच में फैक्ट्रियों में यूनिटी बनने लग रही है, तो इस यूनिटी को तोड़ने के लिए दोबारा इस तरह के एजेंडे करते हैं। भाई, इन्होंने नौकरियां तो ऐसे ख़त्म कर दी, आप क्रीमी लेयर बना दो, कुछ भी लेयर बना दो, नौकरियां तो है नहीं। लोग आ करके जो है बिना नियम कायदे की चलने वाली कंपनियों में, चाहे वो सवर्ण हो चाहे दलित हो, सभी आके काम कर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी शिकायत करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में जो है इस तरह की जो है बातें करके सुप्रीम कोर्ट ने एक नया एजेंडा ये इन्होंने पेश कर दिया है। हम हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सहमत नहीं हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि जो जातियां सामाजिक रूप से अति पिछड़ी रही हैं, जिनके साथ भेदभाव होता रहा है, अगर आरक्षण से उनको ताकत मिलती है तो किसी का ये बनता नहीं है हक कि जो है वो आरक्षण को कमजोर करके और उनके अधिकारों पर। देखा गया है जो उनको आरक्षण दिया गया था वो उनकी स्थिति के आधार पर, न कि आर्थिक आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर उनको आरक्षण दिया गया था। सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति थी, लेकिन सामाजिक जो है मूल बात है, सामाजिक जो है ना जो आधार था उसका मूल था। और आज भी हम देखते हैं कि तमाम जो है 77 साल आज़ादी के हो गए, इन्होंने शासकों ने, कांग्रेस ने भी शासन किया, मोदी ने भी शासन किया,
लेकिन आज मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, शादी ब्याह में घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है। ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है भाई? ये बेसिकली कारपोरेट का ये लोकतंत्र है जो जिसमें चंद लोग जो है शासन कर रहे हैं, उनके बीच झगड़े हो रहे हैं, उनके झगड़ों को जनता का झगड़ा बताया जा रहा है। तो ये हम लोग जो है कह रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आरक्षण पर हमला हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बस्तियों से उजाड़ा जा रहा है, क्या आने वाले समय में और मुश्किल बढ़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालात कुछ और हो सकते हैं? निश्चित तौर पर लंबे समय तक देखिए किसी को भी धोखे में आप नहीं रख सकते। आपको लोगों ने 2014 में बना करके देखा, फिर 2019 में बना के देखा। आप जो है 10 साल में आपने क्या किया, लोगों ने उसका फिर अध्ययन किया, फिर आपको जो है कमज़ोर करने की, ठीक है ना, दिशा में बढ़े। आप किसी तरह से जोड़ दर्दान करके चुनाव आयोग को इधर उधर करके आपने जो है सत्ता बना ली, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये आपका भी हाल वही होगा जो शेख हसीना का हाल है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए मुन्ना जी हैं जो कि मजदूर संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर मजदूर गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, यदि इसी तरीके से देश की सरकार गरीबों के प्रति, जो दलित है उनके प्रति, जो पिछड़े लोग हैं उनके प्रति यदि अपनी नीतियों को इस तरीके से चलाती रही तो निश्चित तौर से जिस तरीके से पड़ोसी देश में तख्ता पलट हो गया और प्रधानमंत्री को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी है, तो हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी इसी तरीके के हालातों का सामना करना पड़ सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें तो 4 PM दिल्ली।